मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं इति पटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 7 का जैव प्रक्रम मानव में परिवहन। हम परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। पिछली कक्षा में हम बताए थे कि शरीर में जो भोजन हम लेते हैं उसके पोषक तत्व और श्वास द्वारा लिया गया ऑक्सीजन, उसके अलावा अन्य उत्सर्जित पदार्थ, हार्मोन, एंजाइम आदि समस्त पदार्थ जो हैं वो रक्त के माध्यम से, इन नलिकाओं के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाए जाते हैं। तो यह पहुंचाया जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन तंत्र में हम पढ़े थे मुख्य हिस्सा होता है हृदय, हृदय, रक्त नलिकाएं, रक्त और लसिका। तो हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में हृदय की संरचना का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और उसके कार्य और साथ ही साथ हृदय में बहने वाले रक्त का चक्र भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम आते हैं अब दूसरी संरचना, रक्त की नलिकाएं, जो हृदय से निकलकर पूरे शरीर में जाती हैं और रक्त को लेकर जाती हैं कुछ नलिकाएं, और कुछ नलिकाएं जो होती हैं वो रक्त को पूरे शरीर से लेकर वापस आती हैं। तो दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं, एक तो होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। तो धमनी जो होती हैं वो पूरे शरीर में शुद्ध हृदय को पहुंचाती हैं, और शिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस लेकर पूरे शरीर से वापस लेकर आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है। बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। मैं 6 पॉइंट में अच्छे से लिख कर रखी हूँ यहाँ पर, और आपको इसको एक एक करके समझाती हूँ। तो धमनी और शिरा में पहला अंतर है, धमनी जो होती है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाने वाली नलिकाएं क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं। शिरा क्या करती हैं? रक्त को पूरे शरीर से, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं। तो पहला अंतर क्या हो गया? रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं धमनी, और शिरा क्या है? रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लेकर जाती हैं। दूसरा अंतर क्या है? धमनियों की दीवार मोटी होती है। धमनियों की दीवार मोटी होती है तथा इनकी गुहा संकरी होती है। इसका अर्थ क्या है कि मान लीजिए नलिकाओं के समान दीवार है, तो इसकी धमनी जो है वो नलिका के समान है, उसकी चारों तरफ की दीवार जो है वो मोटी है, अर्थात उसके भीतर की जो जगह है वो संकरी होगी, और शिराओं की दीवार पतली होती है तथा इनकी गुहा चौड़ी होती है। इसका अर्थ क्या है? जैसे नलिका समान ये संरचना है शिरा, तो उसका बाहर का दीवार यदि पतला होगा तो अंदर की जो गुहा होगी या कैविटी होगी वो कैसी होगी? चौड़ी होगी। तो दूसरा अंतर क्या हो गया? धमनियों की दीवार मोटी और गुहा संकरी होती है, और शिराओं की दीवार पतली और उनकी गुहा जो होती है वो चौड़ी होती है। अब तीसरा अंतर आते हैं कि धमनियों में रक्त अधिक दबाव के साथ बहता है। चूंकि गुहा इनकी संकरी होती है, इसीलिए उनमें रक्त जो है वो कैसी बहती है? अधिक दबाव के साथ बहती है। और शिराओं में रक्त कम दाब के साथ बहता है। क्यों कम दाब के साथ बहता है? क्योंकि गुहाएं चौड़ी होती हैं, स्पेस अधिक होता है, और इसलिए उसमें दबाव जो है, रक्त का दबाव जो है वो कम रहता है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों के भीतर में दीवारों में कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। और शिराओं में कपाट पाए जाते हैं इसी वजह से इनमें रक्त जो है वो कम दाब के साथ बहता है। फुफ्फुस धमनी के अलावा समस्त धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अब एक और चीज हम देखे थे, हृदय में जो धमनी फुफ्फुस को या लंग्स को या फेफड़े को जाती है, वो धमनी जो होती है वो उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। बाकी सारी धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, और लाल रंग का होता है, सुर्ख लाल रंग का होता है। तो धमनियों में फुफ्फुस धमनी के अलावा समस्त धमनियों में ब्लड कैसा होता है? रक्त कैसा होता है? शुद्ध होता है और लाल रंग का होता है। जबकि सिर्फ जो फुफ्फुस शिरा होता है या फेफड़े से जो शिरा निकल कर आती है वापस हृदय में, वो कैसी होती है? फेफड़े में शुद्ध रक्त जो शुद्ध हो चुका होता है, उस शुद्ध रक्त को लेकर वापस फुफ्फुस शिरा कहाँ लेकर आती है? हृदय में लेकर आती है। इसीलिए फुफ्फुस शिरा के अलावा समस्त शिराओं में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से सभी शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है वो बहता है, और कहाँ आता है? हृदय में आता है, और हृदय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा फुफ्फुस में या फेफड़े में जाता है, और फुफ्फुस शिरा के द्वारा समस्त ब्लड जो है वो शुद्ध रक्त जो है वो अलिंद में आता है। अब आते हैं छठवां अंतर, हम याद कर लेते हैं।
ज्यादातर धमनियां मांसपेशियों की गहराई में स्थित होती हैं। धमनियां हमको बाहर से शरीर में दिखाई नहीं पड़ती हैं, जबकि शिराएं सतही होती हैं और नीले रंग की वो दिखाई पड़ती हैं। और नीले रंग की क्यों दिखाई पड़ती हैं? क्योंकि इनमें रक्त जो है वो अशुद्ध होता है। सभी शिराओं में रक्त कैसी होती हैं? अशुद्ध होती हैं। उसके कारण ये सतही भी नीली दिखाई पड़ती हैं और ये सतह पर दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से धमनी और शिरा में हम 6 अंतर देख चुके हैं। इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। रक्त नलिकाओं के बाद आते हैं रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है? इसमें जल जैसा जल के समान पदार्थ, द्रवीय पदार्थ है, जिसमें खनिज लवण तथा अन्य पदार्थ जो है घुले हुए रहते हैं। और साथ ही साथ इस प्लाज्मा में, द्रव रूपी प्लाज्मा में रक्त की कणिकाएं तैरती रहती हैं। द्रव रूपी प्लाज्मा में रक्त की कणिकाएं तैरती रहती हैं। तो प्लाज्मा में क्या है? 60% लगभग जल होता है और अन्य खनिज लवण पाए जाते हैं। ये पीले रंग का द्रव होता है। इसमें इनका कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का शरीर में गैसें, जैसे कि श्वास द्वारा लिया गया ऑक्सीजन तथा श्वसन के फलस्वरूप बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का तथा भोजन के द्वारा लिए गए पोषक तत्वों के परिवहन में सहायक होते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद आते हैं प्लाज्मा में तैरने वाली रक्त की कणिकाएं। तो रक्त की कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। तो पहला होता है आरबीसी। आरबीसी क्या होती है? लाल रंग की होती हैं, गोल चकत्तीनुमा होती हैं। साथ ही साथ पूरे रक्त में आरबीसी की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। आरबीसी की एक मुख्य और विशेषता, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इस प्रोटीन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन के साथ अधिक बंधुता होने के कारण यह ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। अर्थात श्वसन के फलस्वरूप ली गई जो ऑक्सीजन है, रक्त में आकर उसके हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता है और ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। दूसरा होता है WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं गोल ना होकर किसी भी आकृति की होती हैं, अलग अलग आकृति की होती हैं और ये रंगहीन होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता, रंगहीन होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। और इनका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अर्थात इम्यून पावर को बढ़ाना, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिससे हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिल सके। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जो कि रक्त एक अन्य गोल कोशिकाओं का समूह पाया जाता है रक्त में, जो उनका कार्य क्या होता है? रक्त को थक्का जमने में सहायक होती हैं। यदि शरीर में हल्की सी खरोंच या चोट लग जाती है छोटी सी, तो तुरंत ही वो निकलकर ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। ये हो गया रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब आते हैं हम लसिका। लसिका क्या है? एक रंगहीन प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाओं का एक द्रव है, युक्त द्रव है, जो कि रक्त वाहिनियों के दबाव के फलस्वरूप रिसकर ऊतक द्रव के मध्य आ जाते हैं। तो इनका कार्य क्या है? लसिका का कार्य क्या है? संक्रमण से शरीर की रक्षा करना और ऊतकों की मरम्मत करना। क्यों संक्रमण से शरीर की रक्षा करना? क्योंकि इसमें भी क्या पाया जा रहा है? WBC। WBC क्या है? श्वेत रक्त कणिका। उनका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो चूंकि प्लाज्मा लसिका में भी पाए जा रहे हैं WBC, जिसकी वजह से उसका कार्य क्या हो जाएगा? एक तो संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना और दूसरा क्या है? ऊतकों की मरम्मत करना। तो इस तरह से हो गया ये। अब इससे संबंधित रक्त परिवहन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बात एक और बतानी थी। जैसे मनुष्य का रक्तचाप जो है वो कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप अक्सर परीक्षा में ये 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है लगभग, अधिकतम जो होता है 120 और न्यूनतम होता है 80। तो इसका अर्थ क्या होता है कि 120 जो है वो निलयों में
रक्त के दबाव के कारण, पंप होने के कारण रक्त के द्वारा निलय की दीवार में जो अधिकतम प्रेशर पड़ता है, संकुचन के समय दबाव पड़ता है, वह होता है 120 के लगभग। और जब निलय शिथिल होते हैं उस समय वह कितना होता है, 80 के लगभग। तो इसी को मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120 और 80। अधिकतम 120 होता है और न्यूनतम 80 होता है। और एक महत्वपूर्ण बात और आपकी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये दिया है कि कोलेस्ट्रॉल नामक वसा के बारे में बताया है कि हृदय की वाहिनियों में यदि कोलेस्ट्रॉल थोड़ी सी भी जम जाए, हृदय की वाहिनियों में जम जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है। तो एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का आहार नली में होना जरूरी है। यदि निश्चित मात्रा में यह कोलेस्ट्रॉल नहीं उपस्थित होगा तो कुछ विटामिन जो है वो शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। तो ये कतई नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की, कतई नुकसानदेह नहीं है कि थोड़ी सी मात्रा यदि भोजन में कोलेस्ट्रॉल की उपस्थित है तो नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो ब्लड प्रेशर के बारे में पूछता है और दूसरा कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका होना हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, या अधिक होना क्या नुकसानदेह है। तो अधिक होने से क्या होगा, धमनियों की दीवार में जमा हो जाएगा और धमनियों की दीवार में जमा होने के बाद दिल का दौरा पड़ सकता है। और यदि थोड़ी सी भी नहीं है तो क्या होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इसमें एनसीईआरटी की बुक में जितनी भी बातें दी गई हैं इस अध्याय से संबंधित, मानव में परिवहन से पूरा मैंने पूरी तरह से डील किया जा चुका है या बताया जा चुका है। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे देख लीजिए, हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा, हृदय की संरचना के द्वारा रक्त प्रवाह का चक्र समझाइए। तीसरा, हृदय से रक्त का बहाव एक साथ दो परिपथों में किस प्रकार होता है या दोहरा परिसंचरण को समझाइए। तीसरा पूछा गया, धमनी और शिरा में हम अंतर बता चुके हैं, धमनी व शिरा में अंतर बताइए। एक और प्रश्न छोटा पूछता है, हीमोग्लोबिन क्या है, उसके कार्य बताइए। तो हम बता चुके हैं, हीमोग्लोबिन क्या है, रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक है। दाएं अलिंद में रक्त कहाँ से आता है, यह प्रश्न है। दाएं अलिंद में रक्त कहाँ से आता है, दाएं अलिंद में सभी शिराओं के द्वारा, दाएं अलिंद में सभी शिराओं के द्वारा रक्त आता है। दाएं निलय में रक्त कहाँ से आता है, दाएं निलय में दाएं अलिंद से रक्त आता है। रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, तो रक्त ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, कहाँ ऑक्सीजन से मिलता है, फेफड़ों में। तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, फेफड़ों में। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80। सामान्यतः हमारे शरीर की शिराओं में किस प्रकार का रक्त होता है, तो हम अभी धमनी और शिरा का अंतर देख रहे थे, तो बताए हैं कि शिराओं में किस प्रकार का रक्त पाया जाता है, सामान्यतः अशुद्ध रक्त पाया जाता है, सिवाय एक शिरा की। कौन सा एक शिरा, फुफ्फुस शिरा, जिस पर शुद्ध रक्त पाया जाता है। शिराओं से हमेशा अनॉक्सीकृत रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त का बहाव नहीं होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों, ये प्रश्न पूछा है इसमें बुक में। तो शिराओं से हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त या अनॉक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ माने पल्मोनरी यानी फुफ्फुस शिरा को छोड़कर समस्त शिराओं में बहता है, फुफ्फुस शिरा में नहीं। तो इस बात से मैं हमेशा होता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पल्मोनरी या फुफ्फुस शिरा में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये इस तरह से यह अध्याय कंप्लीट हो गया है।